बाबर इब्राहिम लोदी को परास्त करने के बाद आगरा पर भी अधिकार किया। बाबर पुत्र हुमायूं ने आगरा पर अपने पराक्रम से अधिकार कर लिया। इस प्रकार आगरा से लेकर पंजाब तक मुगल सत्ता का काफ़ी तेजी से विस्तार हुआ। पानीपत की प्रथम लड़ाई भारत की पहली लड़ाई थी, जिस लड़ाई में तोपों का प्रयोग किया गया। इस लड़ाई से उत्तर भारत में वर्चस्व की लड़ाई प्रारंभ हुई। अब बाबर राणा संगा से निपटने की योजना बना रहा था। राणा संगा एक शक्तिशाली राजपूत राजा था जो मेवाड़ का शासक था। राणा संगा को परास्त किए बिना भारत में मुगल वंश के शासन को सुदृढ़ करना असंभव था। राणा संगा को परास्त करना आसान भी नहीं था। वह एक निर्भीक, रणकुशल तथा साहसी योद्धा था। वह एक विशाल सेना के साथ भारत में विदेशी शासन की स्थापना को रोकने के संकल्प के साथ आगे बढ़ा। राणा संगा की सेना अधिक मजबूत तथा विशाल थी। इसमें लगभग 120 नायक, 80,000 घुड़सवार तथा 500 हाथी थे। इसके साथ अजमेर, ग्वालियर तथा चंदेरी के शासक भी थे। बाबर की छोटी सेना इससे घबरा गई, लेकिन इस विकट परिस्थिति में बाबर घबराया नहीं, हथियार नहीं डाला। वह अपनी सेना में साहस और जोश भरने के लिए, उन्हें उत्साहित करने के लिए, सबको जागृत करने का प्रयास किया, उत्साहित किया और जीवन में कभी भी मदिरा पान न करने की शपथ ली। सभी सैनिकों को कुरान शरीफ के माध्यम से, कुरान शरीफ के नाम पर युद्ध करने की शपथ दिलाई। इसके बाद क्या पूछना, 16 मार्च 1527 ईस्वी में मेवाड़ के राजा राणा संगा के साथ खनवा में बाबर के साथ एक निर्णायक युद्ध हुआ। इस युद्ध को खनवा युद्ध के नाम से इतिहास में जाना जाता है। वास्तव में यह युद्ध मुगलों और भारतीयों का युद्ध था। राजपूत वीरता के साथ अपनी जान की बाजी लगाकर लड़े। बाबर ने पानीपत के समान ही इस युद्ध में व्यूहरचना की। राणा संगा की पराजय हुई। यह केवल राणा संगा की पराजय नहीं थी, यह भारतीयों की पराजय थी। भारत पर मुगलों की जीत थी। राणा संगा भाग करके रणभूमि से बच निकला और लगभग 2 वर्षों के बाद उसकी मृत्यु हुई। खनवा विजय के पश्चात बाबर ने चंदेरी पर धावा बोला और चंदेरी के मेदिनी राय को परास्त कर उस पर अपना अधिकार कर लिया। राजपूतों को परास्त करने के बाद बाबर बंगाल तथा बिहार पर अधिकार करने हेतु योजना बनाने लगा। बिहार तथा बंगाल के संयुक्त अफगान सेना से पटना में घाघरा गंगा नदी के संगम के निकट वह 6 मई 1529 ईस्वी को युद्ध किया और इस युद्ध में अफगानों का नेतृत्व इब्राहिम लोदी का भाई महमूद खां लोदी तथा बंगाल का शासक नुसरतन शाह कर रहा था। लेकिन बाबर को इस बार भी भाग्य का साथ मिला। भाग्य और पराक्रम के बदौलत
घाघरा के युद्ध में बाबर की सेना विजयी हुई। इसके बाद महमूद लोदी बंगाल भाग गया। विवश होकर के बंगाल का शासक नुरस्त शाह ने बाबर से संधि कर ली। आपने देखा कि अब भारत में बाबर को लोहा देने की शक्ति किसी में नहीं थी। बाबर से दो दो हाथ करने की शक्ति किसी में नहीं थी। बाबर ने अपने रास्ते के सारे कांटों को उजाड़ लिया था, लेकिन वह अधिक समय तक सत्ता का सुख नहीं ले पाया। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। घाघरा का युद्ध लगभग बाबर के जीवन काल का अंतिम युद्ध था। उसकी मृत्यु के संदर्भ में एक मुस्लिम इतिहासकार ने वर्णन किया है कि जब उसका पुत्र हुमायूं बीमार पड़ा तो ईश्वर अल्लाह से प्रार्थना करके उसकी बीमारी उसने अपने ऊपर ले लिया। इस प्रकार हुमायूं तो स्वस्थ हो गया, लेकिन बाबर अस्वस्थ रहने लगा और अंततः हुमायूं के स्वस्थ होने के 2-3 महीने बाद बाबर सदा के लिए आंखें बंद कर लिया। लेकिन मरने से पहले हुमायूं को सद्व्यवहार की शिक्षा देकर गया बाबर ने कहा कि हुमायूं अपने भाइयों के साथ सद्व्यवहार करना। ऐसा भरोसा भी हुमायूं ने अपने पिता बाबर को दिया कि हाँ, हम अपने भाइयों के साथ हमेशा सद्व्यवहार करेंगे। निधनोपरांत बाबर के शव को काबुल ला करके उसके पसंदीदा बाग में हुमायूं ने दफनाया। अब हम लोग बाबर के आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में थोड़ा जानेंगे। बाबर अपने जीवन में मुगल साम्राज्य की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं कर पाया। उसने दान इत्यादि में अपने धन को पानी की तरह बहाया। अपने शासनकाल के दौरान मुसलमानों से कुछ कर भी वापस लिया, हटाया, लेकिन इतना निर्विवादित रूप से कहा जा सकता है कि बाबर का भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। बाबर भारत में मुगल वंश का जन्मदाता था। इस वंश में अकबर जैसे प्रतापी शासक हुए हैं। अब हम लोग आगे हुमायूं और हुमायूं के बाद अकबर के बारे में जानेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पुराने इसके पहले वाले 2-3 पार्ट में जो ऑडियो आपको पहुंचाए गए हैं, उन ऑडियो के माध्यम से बाबर की संपूर्ण जीवनी को निश्चित रूप से ही समझ पाएंगे।